हेलो फ्रेंड्स। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशब के नाम से जाना जाता था और 1296 एडी में जब ये सुल्तान बना उस समय इसकी एज थी 30 ईयर्स और इसने 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक रूल किया। सुल्तान बनने के तुरंत बाद इसे दो लोगों से बहुत ज़्यादा खतरा था। एक तो जलालुद्दीन खिलजी के फैमिली से और दूसरे जलालुद्दीन खिलजी के नोबल्स से। इसीलिए सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जलाली फैमिली को लिक्विडेट करने की कोशिश की। यानी जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनको बंदी बना लिया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई और उसकी फैमिली के ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जलाली नोबल्स को बहुत ही भारी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर देकर अपनी तरफ कर लिया। तो अब जलाली फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और जो भी जलाली नोबल्स थे वो अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में शामिल हो गए थे और इसी के साथ अलाउद्दीन अब अपने तख्त पर सुरक्षित महसूस कर रहा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नोबिलिटी क्लास के अंदर अपने पुराने सहयोगी और अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया और साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी जलाली नोबल्स हैं जिन्होंने सोने और चांदी के लालच में अलाउद्दीन खिलजी को एक्सेप्ट कर लिया है, ये सब धोखेबाज हैं और इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसके तुरंत बाद इन्हें इनके धोखेबाजी की सज़ा देनी शुरू कर दी। इनको जितना भी गोल्ड और सिल्वर दिया गया था ब्राइब के रूप में वो सब इनसे छीन लिया गया और बहुतों को या तो मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया। और ऐसा भी नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी की नोबिलिटी क्लास के अंदर जो उसके पुराने सहयोगी या फिर उसके फ्रेंड्स थे उनको कुछ खास छूट दी गई। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी कोशिश की कि उनको पूरी तरह से डोमिनेट किया जाए और अपने अंगूठे के नीचे रखा जाए। इन्हें डोमिनेट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी इनको लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते रहता था और एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक डिक्टेटर की तरह इनको ऑर्डर देता था। इस तरह ये लोग भी समझ गए थे कि सुल्तान बनने के बाद भाई बदल गया है। और इसके अलावा अगर किसी के मन में फिर भी थोड़ी बहुत शंका थी तो वो तब मिट गई जब अलाउद्दीन खिलजी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो ज़िल्ले इलाही है, यानी वो धरती पर अल्लाह की परछाई है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ऑटोक्रेटिक मैनर में रूल करने लगा। उसकी नोबिलिटी क्लास को अलाई नोबिलिटी भी कहा जाता है और इस अलाई नोबिलिटी का हर एक मेंबर, चाहे वो मिनिस्टर हो, मिलिट्री जनरल हो या फिर रूलिंग एलीट, सभी के मन में अलाउद्दीन खिलजी की दहशत थी। इन सब चीज़ों को करके अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि उसको जिन चीज़ों से भी खतरा था उन सभी चीज़ों को उसने साइडलाइन कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी कई सारी साजिशें थीं जो उसके खिलाफ़ हो रही थी और एक एक करके ये साजिशें उसके सामने भी आ रही थी। इनफैक्ट उसके खुद के भतीजे ने उसके ऊपर हमला कर दिया जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया, या ये कहिए कि वो बिल्कुल मरते मरते बचा। ठीक होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अकाद खान को उसकी सज़ा दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। बट सोचने वाली बात ये थी कि ये रिवोल्ट्स हो क्यों रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुछ खास लोगों के साथ मीटिंग बुलाई और इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया। इस डिस्कशन में इन रिवोल्ट्स के 4 कारण निकल कर आए। ये 4 कारण क्या हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने इनका क्या सॉल्यूशन निकाला, इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला कारण ये था कि नोबल्स के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा हो गया था और जब इंसान के पास ज़्यादा पैसा और ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो और आगे की सोचता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड किया कि वो दिल्ली सल्तनत के हर एक नोबल और हर एक अमीर आदमी की प्रॉपर्टीज़ छीन लेगा। और ऐसा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक नई फिस्कल पॉलिसी लेकर आया और एग्जिस्टिंग रेवेन्यू सिस्टम में भी उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए। उसने क्राउन लैंड, जिसे खलीसा लैंड भी कहा जाता है, उसमें ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। यानी दोआब रीजन में अब ज़मींदारी सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया था। लोगों की जागीर और एस्टेट्स को छीन लिया गया था और पहले से चली आ रही प्रैक्टिस जहाँ पर स्टेट सर्विस के अगेंस्ट लोगों को ज़मीनें दी जाती थी, जिस ज़मीन से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार भी उनको मिलता था। तो इस तरह से जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसका स्पाई सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ़ जो भी साजिशें होती हैं वो उस तक समय पर नहीं पहुंच पाती और इसीलिए उसने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज़ किया। उसने अपने जासूसों के नेटवर्क को इस हद तक एक्टिवेट कर दिया था कि नोबल्स, मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि रॉयल हाउस होल्ड के जो मेंबर्स थे उनको अपने अपार्टमेंट में रहकर भी इस बात का डर लगता था कि कहीं उनकी बातें लीक ना हो जाए। उनको खुद एक दूसरे के ऊपर शक होता था कि कहीं ये तो सुल्तान का सीक्रेट एजेंट नहीं है। तो अपने स्पाई सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी रिवोल्ट के कॉज की तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि नोबल्स और उनकी फैमिलीज़ आपस में काफ़ी घुलते मिलते रहते थे
एक दूसरे के साथ मैट्रिमोनियल अलाइंसेस फॉर्म करते थे और कहीं ना कहीं इन्हीं सोशल गैदरिंग्स और मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के दौरान ही सुल्तान के खिलाफ रिवोल्ट्स की प्लानिंग होती थी। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी तरह की कोई भी सोशल गैदरिंग, फेस्टिविटीज़ और नोबल्स के बीच में मैट्रिमोनियल अलाइंस बिना सुल्तान की परमिशन के नहीं होंगे। और कुछ चीज़ों पर तो सुल्तान ने राइट अवे बैन लगा दिया, जैसे कि कोई भी नोबल किसी दूसरे नोबल के हाउस को विज़िट नहीं कर सकता, नोबल्स आपस में कोई भी प्राइवेट मीटिंग्स नहीं कर सकते थे और ना ही किसी को दावत दे सकते थे। और अब आते हैं अलाउद्दीन के खिलाफ होने वाले रिवोल्ट्स के पीछे के चौथे कारण पर। चौथा कारण था शराब, यानी यूज़ ऑफ वाइन एंड लिकर। अलाउद्दीन को पूरा शक था कि लोगों को सुल्तान बनने के ख्वाब शराब पीकर ही आते हैं और उसके खिलाफ होने वाले रिवोल्ट्स में शराब का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए उसने शराब पीने और पिलाने को एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी में सभी वाइन शॉप को क्लोज़ कर दिया गया। इवन गैम्बलिंग यानी जुए पर भी रोक लगा दी गई। खुद सुल्तान ने भी ड्रिंकिंग पार्टीज़ देनी बंद कर दी। लेकिन इतने सारे प्रतिबंध होने के बावजूद शराब बिक भी रही थी और लोग सीक्रेटली पी भी रहे थे। और सुल्तान को भी इस बात का पता था, लेकिन सुल्तान ने सोचा कि चलो अब अगर लोग पी रहे हैं तो सिर्फ घर में पियेंगे, बाहर पब्लिकली शराब पीना अभी भी अलाउड नहीं था। तो हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस पास किए जिसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी कारणों के जड़ को ख़त्म करने की कोशिश की जिन कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रिवोल्ट हो रहा था। अब अगर हम लोग इन जनरल अलाउद्दीन खिलजी की थ्योरी ऑफ किंगशिप की बात करें तो अलाउद्दीन जिस थ्योरी पर बिलीव करता था वो थ्योरी थी किंगशिप नोज़ नो किंगशिप। इसका मतलब ये है कि राजा का ना तो कोई भाई होता है, ना उसका कोई फैमिली मेम्बर और ना कोई दोस्त। उसकी टेरिटरी में रहने वाला हर एक इंसान या तो उसका नौकर होता है या फिर उसका सब्जेक्ट यानी उसकी प्रजा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बाकी सुल्तानों की तरह खलीफा का नाम इस्तेमाल किया अपनी अथॉरिटी को दर्शाने के लिए? तो इसका आंसर है नो। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी ऐसा नहीं किया और ना ही शायद उसको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही एम्बिशियस इंसान था। वो लाइफ में दो बड़ी चीज़ें करना चाहता था। पहला ये कि वो एक नए रिलीजन को फाउंड करना चाहता था और दूसरा ये कि वो पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था, बिल्कुल सिकंदर की तरह। और वो अपने आप को कहता भी था सिकंदर है सानी, यानी वो जो सिकंदर जैसा है। बट उसी के एक नोबल अलाउल मुल्क ने बड़े डरते डरते अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि नया रिलीजन फॉर्म करना राजाओं का काम नहीं है, ये काम है प्रॉफिट्स का और उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क की हिम्मत की दाद दी और उसकी ये बात भी मान ली। इस तरह नया रिलीजन इस्टेब्लिश करने का फितूर उसके मन से निकल गया। इसके बाद अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी आप भूल जाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा प्रोजेक्ट है। अलाउल मुल्क ने कहा कि देखिए, भारत के अंदर ही ऐसे बहुत सारे किंगडम्स हैं जो कि अभी इंडिपेंडेंट हैं। उसके ऊपर से मंगोल्स आपके ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। आपकी तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मंगोल्स के अगेंस्ट आप दिल्ली सल्तनत को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को ये भी बताया कि अगर आप वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट पर निकल जाएंगे तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जो स्टेट अफेयर्स हैं उनको कौन मैनेज करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क की ये तीनों बातें मान ली और उसने अपना पूरा फोकस भारत के सभी किंगडम्स को कॉन्कर करने में लगा दिया। साथ ही साथ उसने अपने किंगडम को मंगोल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए। और उसके रूल के दौरान जितने भी एक्सपेडिशंस हुए उसमें मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेडिशंस में वो खुद नहीं गया, बल्कि अपने जनरल्स को लड़ाई पर भेजा, खुद दिल्ली में ही रहा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वैसे इंटेलिजेंट तो वो था, लेकिन था वो अनपढ़। लेकिन फिर भी उसने अपने कोर्ट में कई सारे स्कॉलर्स को पैट्रनाइज़ किया हुआ था, खासकर अमीर खुसरो, जिसे उसने टाइटल दिया था तूतीए हिंद का, यानी पैरट ऑफ इंडिया। इसके अलावा उसने मीर हसन देलवी को भी पैट्रनाइज़ किया हुआ था। तो ये थी डिटेल्स अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।